नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि। इस बुलेटिन में आज बात होगी कल से शुरू होने वाले संसद सत्र की। जानेंगे कि सिंधिया को क्यों नहीं अपना पा रही बीजेपी, उद्धव ने क्यों दी कंगना को चेतावनी। साथ ही बात होगी बिहार में जेडीयू से एलजेपी की नाराजगी की और आखिर में बात देश में विदेशी व्यापार में आई कमी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फास्टैग को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार। गाड़ी पर होगा फास्टैग तो ही करवा सकेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। पहले टोल प्लाजा पर डिस्काउंट पाने के लिए था जरूरी। स्वास्थ्य आपदा की वजह से देश के खुदरा बाजार के सामने आई समस्या। 25% दुकानें बंद होने की कगार पर। व्यापारिक संगठन कैट ने सरकार से की विशेष पैकेज की मांग। रेल पटरियों के पास बनी झुग्गियों को लेकर मनोज तिवारी ने पीयूष गोयल और अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। सभी पक्षकारों की संयुक्त बैठक बुलाने और झुग्गी वासियों के पुनर्वास का किया अनुरोध। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में यात्री मोबाइल से कर सकेंगे भुगतान। डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह ने दी जानकारी। आईसीएआई ने जीएसटी परिषद को लिखी चिट्ठी। जीएसटी रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। 30 सितंबर है आखिरी तारीख। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर काफी पहले से तैयारियां की जा रही थी। इस बार कई बदलाव भी हमें दिखेंगे। 2 दशक में पहली बार होगा कि सत्र शुरू होने से पहले सरकार सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि सत्र के लिए सरकार की क्या है तैयारी। देश में फैली महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार महामारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही के दौरान एहतियात के तौर पर कुछ उपायों का पालन किया जाएगा। नियमों में किए गए बदलाव के तहत लोकसभा सांसद राज्यसभा कक्ष में भी बैठेंगे। आपको बता दें कि ये बदलाव महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के तहत किया जाएगा। तो नजर डालते हैं कि इस बार क्या बदलाव हुए हैं। निचले सदन के 257 सांसदों को सदन के कुछ मुख्य कक्ष में और 172 सांसदों को विजिटर्स की गैलरी में बैठाया जाएगा। लोकसभा के 60 सदस्य राज्यसभा के मुख्य कक्ष में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की गैलरी में बैठेंगे। राज्यसभा कक्ष में बैठने वाले सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे और कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले सदस्यों की अटेंडेंस मोबाइल के जरिए यानी डिजिटल ली जाएगी। पहले दिन 14 सितंबर को कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जबकि 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सदन की अन्य कार्यवाही 1 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इस बार शनिवार और रविवार को कोई छुट्टी नहीं होगी। लोकसभा और राज्यसभा में दूरी बनाकर बैठने के लिए कांच की शील्ड लगाई गई है। सदन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के शरीर में तापमान को जांचने के लिए थर्मल गन और थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया जाएगा। पत्रकारों के लिए भी इस बार अलग नियम बनाए गए हैं। सत्र के दौरान न्यूज एजेंसी के पत्रकारों को रेगुलर एंट्री मिलेगी। सेंट्रल हॉल के पास होने के बावजूद पत्रकार वहां तक नहीं जा सकेंगे। लोकसभा की कार्यवाही के लिए कुल 30 मीडिया प्रतिनिधियों को पास जारी होगा। राज्यसभा के लिए 20 पत्रकारों को ही पास मिलेगा। संसद भवन परिसर में मौजूद कैंटीन में पहले की तरह भोजन नहीं उपलब्ध होगा, बल्कि पैक्ड भोजन उपलब्ध होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार संसद में कई अहम बिल पेश करने जा रही है। जो 11 अध्यादेश बिल के रूप में आएंगे, उनको 3 भागों में समझा जा सकता है। पहला, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा कानून, दूसरा कृषि क्षेत्र से जुड़े कानून और तीसरा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कानून। तो बिल पेश कर सकती है सरकार। टैक्सेशन एंड अदर लॉज ऑर्डिनेशन 2020, बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड फार्म सर्विसेज, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल ऑर्डिनेंस 2020, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ऑर्डिनेंस 2020, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑर्डिनेंस 2020। इसके साथ ही संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाने की भी आशंका है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर बिल से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
आपको बता दें कि सरकार ने इस मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को हटा दिया था, जिसे लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद संसद सत्र में प्रश्नकाल को मंजूरी दी गई, लेकिन ये सिर्फ 30 मिनट का होगा और सिर्फ लिखित प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। राजीव जी, कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सरकार सतर्कता की आड़ में विपक्ष की आवाज दबाने में जुटी है। कई मुद्दों पर तो चर्चा से ही इनकार किए जाने की खबरें मिल रही हैं और सत्र शुरू होने से पहले जो सर्वदलीय बैठक होती थी वो भी नहीं बुलाई गई। आमतौर पर इस बैठक में सत्र का पूरा एजेंडा तय हो जाता था। सरकार चाहती तो वर्चुअल बैठक बुला सकती थी। कुछ दिनों पहले LAC के मुद्दे पर भी PM ऐसी बैठक कर चुके हैं। ऐसे में सरकार की मंशा क्या है? देखिए सृष्टि, सरकार की मंशा तो केवल मनमानी की ही लगती है। सरकार ने स्वास्थ्य आपदा के इस काल में हर तरीके की मनमानी चलाने की कोशिश की और इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रही और अब यही बात संसद सत्र पर भी लागू हो रही है। पहले तो सत्र के आयोजन में इतना वक्त लिया गया। जब देश में कुछ हजार केस थे तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर संसद चलाने में आनाकानी की गई, लेकिन अभी जब देश में 47 लाख से ज़्यादा मामले आ गए हैं तो सारी सावधानियों के साथ सत्र आयोजित हो रहा है, क्योंकि संवैधानिक मजबूरी है। सुरक्षा के जो उपाय अभी अपनाए जा रहे हैं वो पहले भी लागू किए जा सकते थे, मगर सवाल सरकार की मर्जी का था। संसद सत्र के बगैर ही देश में कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार एक तरफा लेती रही। अभी संसद सत्र में प्रश्नकाल को न रखने की मनमानी भी वो करना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष के मजबूत विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। यही मनमानी सर्वदलीय बैठक के लिए भी हो रही है। बीते कुछ महीनों में दर्जनों बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मोदी जी ने बैठकें की। डिजिटली चुनाव प्रचार भी हो रहा है। तो फिर परंपरानुसार संसद सत्र के पहले डिजिटली सर्वदलीय बैठक भी हो ही सकती थी, ताकि संसद का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने में मदद मिलती। मगर सवाल यही है कि क्या सरकार अपनी मनमानी के आगे किसी को आने देगी, जो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना का मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जहां बार काउंसिल के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं, तो वहीं प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपील का अधिकार देने की मांग की है। मतलब साफ है कि वो अवमानना मामले में अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी याचिका में क्या तर्क दिए, इस रिपोर्ट में देखिए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगाया तो लगा कि अब मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन अब भी इस केस में नए मोड़ आते जा रहे हैं। दोषी ठहराने के कारण भूषण ने अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने अपील का अधिकार देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मूल आपराधिक अवमानना मामले में सजा के खिलाफ अपील का अधिकार एक बड़ी और अलग बेंच के जरिए सुना जाए। उन्होंने कहा कि अपील का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी गारंटी भी है। ये गलत सजा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा और वास्तव में रक्षा के रूप में सत्य के प्रावधान को सक्षम करेगा। दाखिल की गई याचिका में अनुरोध किया गया है कि कोर्ट आपराधिक अवमानना के केस में याचिकाकर्ता समेत दोषी शख्स को बड़ी और अलग पीठ में अपील करने का अधिकार दे। भूषण ने ये याचिका उस सजा के खिलाफ लगाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना मामले में सजा सुनाते हुए ₹1 का जुर्माना लगाया था। ₹1 जमा नहीं करने की सूरत में भूषण को 3 महीने की जेल हो सकती है और 3 साल तक प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी मामले में भूषण अपील का अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बार काउंसिल उनकी तरफ निगाहें टेढ़ी करके बैठा है। दरअसल फैसले के पैराग्राफ 89 में ये कहा गया है कि एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI अगर चाहे तो वो नामांकन को निलंबित कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली बार काउंसिल से कहा है कि वो प्रशांत भूषण के ट्वीट्स की जांच करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हालांकि अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन भूषण ने भी अब अपील का अधिकार मांग लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन्हें अपना अधिकार मिलता है या नहीं। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अलग ही लड़ाई चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज में लोकप्रियता की लड़ाई, और इसमें शिवराज सिंधिया पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां सिंधिया और शिवराज साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन मुख्य भूमिका में सिंधिया नहीं शिवराज नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव करण और पेचीदा होता जा रहा है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेके चुनावी मैदान में उतर गई है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के उस मोहरे पर निशाना साध रही है। जी हां, कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिंधिया को अकेले एक भी सभा में नहीं जाने दिया जा रहा है। जहां भी जनसभाएं हो रही हैं, शिवराज खुद लीड रोल में नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस सम्मान की बात को कहकर कांग्रेस को छोड़ के गए थे, वो सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी में आम जनमानस को देखने को मिल रहा है कि जहां कांग्रेस में जब भी कभी किसी चीज़ का उद्घाटन किया जाता था, किसी भी विकास कार्य का उद्घाटन होता था, तो सिंधिया जी के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन होता था। आज स्थिति ये हो रही है कि शिवराज सिंह जी किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, नरेंद्र सिंह जी किसी चीज़ का फीता काटते हैं और उसके बाद नंबर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आता है। मैं समझता हूँ कि ये अपने सम्मान की बात को कहकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धोखा देना, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत की पिछले 15 साल से जो उन्होंने मेहनत करी थी, उस कमाई पे पानी फेरने के समान है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 कांग्रेस विधायकों के साथ इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तब से आम जनता के मन में धारणा बैठ गई है कि सिंधिया समर्थक विधायकों ने सौदेबाजी कर बीजेपी का दामन थामा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन के भी आरोप लगे हैं। शायद यही कारण है कि इन सभाओं में सिंधिया को भी कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसी घटनाओं के बीच शिवराज सिंधिया पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। उधर बीजेपी की विचारधारा जीवन भर निभाने वाले नेता भी सिंधिया और उनके समर्थकों को पचा नहीं पा रहे हैं। शिवराज अपना कद बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन उद्घाटनों को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। आज माननीय शिवराज जी कर रहे हैं, वो सिर्फ 4 या 5 महीनों में तो निर्माण कार्य हुए नहीं हैं। निश्चित तौर पर उन निर्माण कार्यों की स्वीकृति कांग्रेस के उन पूर्व विधायकों को जो गद्दारी और बिकने के बाद आज भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और संभावित प्रत्याशी भाजपा के हैं, वो स्वीकृतियां पूरी कमलनाथ जी की सरकार के दौरान दी गई और इन बिकाऊओं ने कमलनाथ जी पर आरोप लगाया था कि हमारे क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए वो समय नहीं दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने इस निर्माण कार्यों की स्वीकृति ली थी? नंबर 1। नंबर 2, शिवराज सिंह जी चौहान यदि नहीं आए लोकार्पण में, तो सिंधिया जी को उनके ही अंचल में 10 लोग भी इन लोकार्पण समारोह में नहीं मिले। अब ऐसा लग रहा है कि सिंधिया के आगे शिवराज को बड़ा बताने की एक अप्रत्यक्ष मुहिम चल रही है। जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी होने वाले अधिकांश विज्ञापनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया नदारद हैं। कहीं न कहीं शिवराज को भी डर है कि यदि सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ गया तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए। जनता भी इस बात से हैरान है कि अपने ही गढ़ में सिंधिया को अकेले जनसंपर्क का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। शायद शिवराज को भी ये डर सता रहा है कि कहीं सिंधिया समर्थक विधायकों के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी न छीन लें। मध्य प्रदेश में शिवराज के सामने सिंधिया खामोश है, लेकिन ये खामोशी क्या गुल खिलाएगी ये वक्त बताएगा। वैसे वक्त का इंतजार तो महाराष्ट्र में शिवसेना को भी है। अभी कंगना को लेकर पार्टी खामोश है। सवाल उठ रहा है कि सीएम उद्धव जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और आज तमाम सवालों का जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे सामने आए। तो क्या कहा शिवसेना प्रमुख ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कई दिनों से चल रहे कंगना विवाद में अभी तक उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध रखी थी। बीएमसी की कार्रवाई पर तो पार्टी की ओर से भी साफ कर दिया गया कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंगना के तल्ख तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। वो कुछ दिनों से लगातार उद्धव ठाकरे पर ही निशाना साध रही हैं। बीएमसी द्वारा अपना ऑफिस तोड़े जाने पर कंगना एक के बाद एक वीडियो शेयर कर महाराष्ट्र सरकार को ललकार रही थी। तो आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी और कंगना को जवाब दे डाला। उद्धव ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि उनकी मजबूरी को कमजोरी न समझा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की बदनामी के लिए जिस तरह की राजनीति की जा रही है, ऐसा नहीं है कि इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुछ गरिमा है, उनकी चुप्पी को कमजोरी न समझा जाए। मैं मुख्यमंत्री पद की गरिमा का पालन कर रहा हूं। उद्धव ने साफ कर दिया है कि वो समय आने पर इसका जवाब देंगे। यानी साफ है कि कंगना का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार कंगना को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। वैसे बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाकर शिवसेना की रणनीति के संकेत दे दिए थे, लेकिन बीएमसी की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार की चौतरफा निंदा हुई। खुद महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी शरद पवार ने इस पर सवाल उठा दिए और बाद में महाराष्ट्र सरकार को यह बयान जारी करना पड़ा था कि बीएमसी की कार्रवाई में
उसका कोई लेना देना नहीं है। उद्धव महाराष्ट्र के सीएम हैं इसलिए मजबूर हैं और उनकी इसी मजबूरी का फायदा उनके विपक्षी उठा रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट की कोई मजबूरी नहीं है। उनकी पार्टी राजस्थान की सत्ता में जरूर है लेकिन पायलट सरकार में नहीं है, इसलिए तो वो गहलोत को चिट्ठी लिख रहे हैं। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर गहलोत और पायलट के बीच आ गई है तल्खियां। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में बमुश्किल गहलोत की सरकार को संभाला गया था। सचिन पायलट ने ऐसे रुख अख्तियार किए थे कि उन्हें मनाना आसान नहीं था, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दखल के बाद वो गहलोत का साथ देने को राजी हो गए। मगर अब भी उनके साथ पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें अब तक कोई पद नहीं दिया है। हालांकि अजय माकन लगातार उनसे बातचीत कर मांगे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पायलट ने गहलोत को एक खत लिख दिया है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र में एमबीसी के लिए 5% आरक्षण देने का वायदा किया गया था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि रीट भर्ती 2018, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013, आशा सुपरवाइजर भर्ती 2016, कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018 में एमबीसी से जुड़ी जातियों को 5% आरक्षण अब तक नहीं दिया गया है, जबकि इस आरक्षण को देने के लिए सरकार ने प्रतिनिधियों से समझौता भी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने देव नारायण बोर्ड और देव नारायण योजना के अंतर्गत आने वाले विकास कार्यों के ठप होने पर भी नाराजगी व्यक्त की। पायलट ने सीएम गहलोत को बताया कि समय समय पर लोग मुझसे मिलते हैं और इन दोनों योजनाओं को बजट देकर उचित ढंग से क्रियान्वित करने की मांग करते हैं। पायलट ने पत्र में आग्रह किया कि मेरे द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। पायलट की चिट्ठी गहलोत की चिंता बढ़ा सकती है। अगर वो मांगे नहीं मानते तो पायलट फिर से दूर जा सकते हैं। अब देखना होगा कि गहलोत क्या फैसला लेते हैं। पायलट परेशान है कि सरकार में उनकी चल नहीं रही है। अब उन्हें पुराने वादे याद आ रहे हैं, वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। वैसे नाराजगी तो बिहार में एलजेपी भी दिखा रही है। चिराग पासवान सीटों को लेकर नीतीश के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। वो 40 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन नीतीश 40 सीटों पर भी तैयार नहीं है। तो क्या रास्ते हैं चिराग के पास, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार तो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इंतजार एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी हो रहा है। जेपी नड्डा शनिवार को नीतीश से मिले और कहा बात बन गई है। बीजेपी की जेडीयू से बात तो बन गई, लेकिन एलजेपी से बात बिगड़ती दिख रही है। इस बीच 16 सितंबर को एलजेपी की बैठक है, जिसमें सभी सांसद और विधायकों को बुलाया गया है। इसके बाद ही तय होगा कि एलजेपी एनडीए में रहेगी या दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ेगी। पार्टी के नेता 143 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं और इन्हीं दावों को लेकर जेडीयू और एलजेपी के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। चिराग पासवान ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी को यदि 40 से कम सीटें मिलती हैं तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन जेडीयू किसी भी हाल में एलजेपी को 25 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जिससे चिराग और उनकी पार्टी नाराज है। चिराग की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जरूर ये दावा किया कि एनडीए एकजुट है और एलजेपी एनडीए के साथ ही रहेगी। संकेत ये भी है कि बीजेपी अपने कोटे की कुछ सीटें एलजेपी को दे सकती है, लेकिन चिराग पासवान अभी भी 40 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। चिराग का संकेत साफ है कि यदि सीटें कम मिली तो वो अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं। रामविलास पासवान भी साफ कर चुके हैं कि पार्टी में जो फैसला चिराग पासवान लेंगे वो उसके साथ हैं और चिराग अलग लड़ने की तैयारी में भी है। एलजेपी 143 सीटों पर तैयारी कर रही है। चिराग की इस कोशिश ने एनडीए की धड़कनें बढ़ा दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश के विदेशी व्यापार में आई कमी की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत का असर सिर्फ देसी व्यापार पर ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापार पर भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में भारतीय बंदरगाह संघ आईपीए के जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि विदेशी व्यापार में काफी कमी आई है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने सब चौपट कर रखा है और साथ ही सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। इसका असर देश के छोटे मझोले व्यापारियों के साथ विदेशी व्यापार को भी हुआ है। जी हाँ, एक ताज़ा रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि देश के प्रमुख बंदरगाहों की सामान की आवाजाही चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान 16.56% घटकर 24 करोड़ 50 लाख टन रह गई है। केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले इन 12 प्रमुख बंदरगाहों में से मोरमुगांव को छोड़कर अन्य सभी की माल ढुलाई में लगातार 5वें महीने गिरावट देखी गई है। भारतीय बंदरगाह संघ आईपीए के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल अगस्त के दौरान चेन्नई, कोचिन और कामराजार बंदरगाहों के ढुलाई में 30% की गिरावट देखी गई। वहीं जेएनपीटी और कोलकाता बंदरगाहों की ढुलाई में 20% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं कि प्रमुख बंदरगाहों पर कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कोचिन बंदरगाह की ढुलाई में 29.88% की गिरावट, जेएनपीटी बंदरगाह की ढुलाई में 25.53% की गिरावट, कोलकाता के बंदरगाह में 23.74% की गिरावट आई।
मुंबई बंदरगाह की ढुलाई में 19.31% की गिरावट दर्ज की गई। मतलब साफ है कि स्वास्थ्य मुसीबत का ये दौर अपने साथ कई और मुसीबतों को साथ लेके आया है। सरकार की सारी नाकामियों का चिट्ठा धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन अभी सरकार के पास इससे उबरने का कोई प्लान नहीं है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।